रहने वाला संतोष एक गरीब ढाबे वाला होता है। उसका गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है। गांव में ज्यादा ढाबे नहीं होते और इसीलिए सबसे ज्यादा लोग संतोष के ढाबे पर आकर ही खाना खाया करते, क्योंकि उसके खाने का स्वाद बाकी ढाबे वालों के मुकाबले बहुत बढ़िया होता है। उसकी बीवी वसुधा उसका ढाबे पर हाथ बटाया करती। संतोष दिल से खाना बनाया करता और उसके मन में रत्ती भर का भी लालच नहीं होता। अरे अरे, बस भी कीजिए, खीर में और कितना दूध डालेंगे? और ये क्या, आपने इस सब्जी के पीछे कितना सारा तेल और नमक इस्तेमाल कर लिया। हमें सोच समझकर सामग्री इस्तेमाल करनी होगी ना संतोष जी। अरे वसुधा, मेरे दादाजी ने मुझे हमेशा से एक ही बात सिखाई है कि बेटा, खाना ऐसे बनाओ कि 4 लोग पेट भरकर खाना खाएं और खाना उनके पेट में ही नहीं बल्कि उनके मन को भी छू जाए। इसलिए मैं हर ग्राहक को अपने रिश्तेदार की तरह ही मानता हूं और उन्हें स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खिलाकर उनकी दुआएं लेता हूं। जी, ये बात तो आपने सही कही। पैसों से बढ़कर लोगों की दुआएं होती हैं। पैसा क्या है, आज है तो कल नहीं, लेकिन दुआएं हमारे साथ ताउम्र रहती हैं। संतोष और वसुधा अपने ढाबे पर आए हर एक ग्राहक संग घर के मेहमान की तरह ही पेश आते हैं और संतोष का बनाया खाना वाकई में सभी ग्राहकों के दिल को छू जाता है। अरे मानना पड़ेगा तुमको संतोष भाई, तुम्हारे हाथ में जैसा स्वाद है ना, वैसा इस पूरे गांव में ही क्या, इस पूरे ब्रह्मांड पर भी किसी के हाथ में नहीं होगी। मैं तो धन्य हो गया तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। और तो और ये ढाबा भाई, यहाँ कितनी सफाई की गई है, वरना गांव में जहां भी देखो गंदगी फैली हुई है। स्वाद से लेकर सेहत तक तुम दोनों पति पत्नी अपने ग्राहकों का सच में बहुत मान रखते हो। धन्यवाद भाई साहब। एक दिन रोज की तरह संतोष और वसुधा दोनों ढाबे पर खाना बनाकर बेच रहे होते हैं कि तभी वहां पर सरपंच बलदेव सिंह की गाड़ी आ जाती है और सभी चौंक जाते हैं। अरे अरे देखो तो, सरपंच साहब की गाड़ी आ गई, सरपंच साहब आए हैं। भाई संतोष, तुम्हारा ढाबा तो इतना फेमस हो गया है कि अब तुम्हारे ढाबे के खाने का स्वाद चखने खुद सरपंच साहब भी आए हैं, देखो। संतोष और वसुधा सरपंच बलदेव सिंह को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन बलदेव के चेहरे पर गुस्सा होता है। वसुधा, वसुधा देखो, आज मेरे ढाबे पर स्वयं गांव के सरपंच साहब आए हैं। आइए आइए सरपंच साहब, ये ढाबा आपका ही है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे यहाँ कुछ बताने आया हूँ। वो क्या है कि जिस जगह तेरा ढाबा है वो जगह मेरी बीवी को बहुत पसंद है। यहाँ से पहाड़ों का और दूर दूर तक का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए मैं अपना बंगला यहाँ बनवाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें अपने ये ढाबे को खाली करना होगा। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? इस ढाबे को मैंने पाई पाई जोड़कर बनाया है। ये ढाबा तो मेरा खुद का है, मेरे और मेरी बीवी का नाम का है। सरपंच साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं और मेरे पति, हम दोनों ढाबे के जरिए ही अपना और अपने बूढ़े माता पिता का पेट पालते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया। कल सुबह सूर्योदय होने से पहले यहाँ की जमीन खाली हो चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारा ढाबा मेरे आदमी आकर आज रात को ही तोड़ देंगे। अपना इंतजाम कहीं और कर लो, लेकिन मैं तो यहीं पर ढाबा बनाऊंगा, लेकिन मैं तो यहीं पर बंगला बनाऊंगा। लेकिन सरपंच साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ खोलूंगा अपना नया ढाबा? आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कानून से लड़ जाऊंगा, लेकिन अपने हक की जमीन, अपने हक के ढाबे को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। चाहे आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। हाँ सरपंच साहब। वसुधा और संतोष की ये बातें सुनकर बलदेव सिंह बहुत क्रोधित हो जाता है। तेरी ये जुर्रत, तूने मुझे बदतमीजी की? अभी तो तू मुझे इस गांव में तो क्या, आसपास के किसी भी गांव में ढाबा खोल कर दिखाना, मैं तेरे ढाबे को एक दिन में चकनाचूर कर दूंगा। बलदेव सिंह संतोष को धमकी देकर चला जाता है और संतोष बहुत घबरा जाता है। अगली सुबह तक बेचारे संतोष का ढाबा बुरी तरह तोड़ दिया जाता है। अपने खून पसीने की मेहनत से कमाए गए पैसों से बनाए ढाबे को यूं बर्बाद हुआ देख संतोष का दिल टूट जाता है। संतोष और वसुधा दोनों अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं और वो यहाँ से वहाँ नए काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी जंगल में उन्हें एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, जिस पर एक शेर वार करने वाला होता है। आ! बेटा! संतोष भागकर उस लड़के को बचा लेता है और वसुधा जल्दी से एक लकड़ी को जलाती है और वो उस लकड़ी को शेर के सामने फेंकती है। जलती हुई लकड़ी को देखकर शेर डर जाता है और वहां से भाग जाता है।
बेटा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। हाँ काकी काका, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। वो लड़का वहां से चला जाता है और तभी वसुधा जमीन के भीतर बने एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता देखती है और उसके मन में एक ख्याल आता है। संतोष जी, क्यों ना हम एक भूमिगत ढाबा खोलें? भूमिगत ढाबा? हाँ संतोष जी, जमीन के भीतर बना हुआ एक भूमिगत ढाबा। गांव के जमीन पर सरपंच साहब ने ढाबा खोलने से मना किया है, लेकिन एक भूमिगत ढाबा, उसके ऊपर तो उनका कोई हक नहीं हो सकता ना। हाँ वसुधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम भूमिगत ढाबा ही बनाएंगे। संतोष और वसुधा दोनों जमीन के भीतर रास्ता बनाकर भूमिगत ढाबा खोलते हैं और उनके भूमिगत ढाबा में ढेरों ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये ढाबा तो एकदम कमाल का है, सच में। अरे जिस तरह से इस भूमिगत ढाबे को तुमने बनाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अरे खाना और यहाँ की वाइब दोनों ही मस्त और जबरदस्त है। थोड़े दिनों बाद ये भूमिगत ढाबा पक्का नंबर 1 हो जाएगा। और वैसा ही होता है। कुछ ही दिनों बाद संतोष का भूमिगत ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है और जब ये बात बलदेव सिंह को पता चलती है तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अखबार में छपी संतोष की तस्वीर देखकर वो अपने आदमियों से कहता है, इस संतोष के भूमिगत ढाबे को तहस नहस कर दो। उसे क्या लगा कि वो मेरी बात ना मानकर अब भूमिगत में ढाबा खोलेगा, लेकिन मैं उस गांव का सरपंच हूं और मैं जो चाहूंगा वही होगा। ठीक है सरपंच साहब। तभी वहां पर मोनू आ जाता है। मोनू वही लड़का होता है जिसे संतोष और वसुधा ने शेर से बचाया था। रुक रुक जाइए पापा, संतोष काका के भूमिगत ढाबे को कुछ मत कीजिए पापा, वो बहुत अच्छे हैं। उस दिन उन्होंने और उनकी बीवी ने ही तो मेरी जान बचाई थी शेर के हमले से। क्या? ये तू क्या कह रहा है मोनू बेटा? हाँ पापा। संतोष ने ही उसके बेटे की जान बचाई थी। ये जानकर सरपंच बलदेव सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो तुरंत संतोष के भूमिगत ढाबे में जाकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो संतोष, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं जानता हूँ, तुम्हें पता था कि वो मेरा ही बेटा है। गांव में हर कोई मोनू को जानता है और ये पता होने के बावजूद भी तुमने उसकी जान बचाई। धन्यवाद, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। सरपंच साहब, यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। संतोष, ये लो, ये 1 लाख की धनराशि है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ऐसे मानो जैसे तुम्हारे बड़े भाई ने ही ये तुम्हें दिया है। लेकिन सरपंच साहब। संतोष, तुम्हें ये अपनाना ही होगा। बलदेव अंत में संतोष से माफी मांगता है और संतोष बलदेव की दी गई धनराशि स्वीकारता है और उसका भूमिगत ढाबा पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हो जाता है। गोपी का रंग काला था और उसके सर पर बस गिने चुने बाल ही थे। वो एक प्रकार से गंजी ही थी। वो अपनी 2 गोरी जेठानियों मालिनी और उर्वशी के साथ रहती थी। उसकी दोनों जेठानियां उसके काले रंग के कारण उसका बहुत तिरस्कार किया करती थी। अरे ओ काली कलूटी, तुझे मैंने कहा था कि मेरे कमरे की सफाई कर देना, क्योंकि आज मुझे मेरे कमरे में अपना फैशन शो का ऑडिशन टेप शूट करना है, वो भी हर हाल में। और मुझे भी, लेकिन तुमने अभी तक हम दोनों के कमरों की सफाई नहीं की है। क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? कर लो कहीं की। नहीं नहीं मालिनी भाभी, उर्वशी भाभी, मैं तो आप दोनों के कपड़े धो रही थी और साथ ही आंगन के पौधों को पानी भी डाल दिया है मैंने। मैं अभी कर देती हूँ। 10 मिनट के अंदर दोनों कमरों की सफाई होनी चाहिए और वो भी चकाचक। तुम्हारी तरह नहीं, एकदम बदसूरत और गंदी। मेरे गोरे चेहरे की तरह मेरा कमरा भी चमकना चाहिए। और मेरा भी। गोपी की दोनों जेठानियां उर्वशी और मालिनी बात बात पर उसे यूं ही ताने देती रहती। तीनों के पति शहर में नौकरी किया करते और बेचारी गोपी अनपढ़ होने के कारण फोन चलाना भी नहीं जानती थी, जिस कारण वो अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं पाती। गोपी तो मानो अपनी दोनों जेठानियों की 24 घंटों की नौकरानी ही बन चुकी थी। एक दिन की बात है जब मालिनी और उर्वशी की फ्रेंड्स घर पर आती हैं तभी। यार मालिनी और उर्वशी, ये तुम दोनों के घर की नौकरानी कितनी अगली हैं यार। ये तो 2 in 1 है, काला टीका भी और उजड़ा चमन भी।
हाँ यार, एटलीस्ट नौकरानी तो सुंदर रख लेती। इसे देखकर तो किसी का भी कलेजा मुंह तक आ जाए। ये तो बहुत ही भयानक दिखती है, सीरियसली। दीदी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। ओह शट अप गोपी, जाओ यहाँ से और हमारे लिए स्नैक्स बनाओ, इडियट नॉनसेंस। गोपी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपने ये मनहूस पनौती शक्ल लेकर गेस्ट के सामने मत आया करो। खामखा अपनी भूतिया शक्ल से दूसरों को डरा देती हो। अब जाओ यहाँ से, नौकरानी हो नौकरानी बनकर रहो, अगली वुमन। उर्वशी और मालिनी दोनों गोपी का अपनी सहेलियों के सामने खूब मजाक उड़ाती हैं, जिससे उनकी सहेलियां खूब हंसती हैं। बेचारी गोपी रसोई में फूट फूट कर रोती है। सहेलियों के जाने के बाद गोपी अपनी जेठानियों से कहती है, उर्वशी भाभी, मालिनी भाभी, आप दोनों ने अपनी सहेलियों के सामने मुझे एक नौकरानी क्यों कहा? मैं तो आप दोनों की देवरानी हूं ना। अरे ओ, बोल दिया तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारी औकात और हैसियत ही क्या है? कहाँ हम दोनों और कहाँ तुम? हाँ, और ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही तुम सुंदर हो। किस्मत ने तुम्हें ना सही तरह से सीरत दी है और ना ही सूरत। और सुनो, मेरी सहेलियों के घरों की नौकरानियां भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। पता नहीं कैसे पैदा हुई हो तुम, जो तुम्हारे जन्म से बाल नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है तुम्हें। बस भाभी बस, आप दोनों मुझे इतना भी बुरा भला नहीं बोल सकते। आप दोनों को ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा मैडम, अब तो हमसे ज़बान लड़ाएगी। रुक जा मालिनी, अब इसे हम अच्छा सबक सिखाएंगे। हॉकी स्टिक कहाँ है मेरे पति की? उर्वशी और मालिनी दोनों हॉकी स्टिक से बेचारी गोपी को खूब पीटते हैं। गोपी दर्द से कराहने लगती है। नहीं, मुझे मत मारी भाभी, बहुत दर्द हो रहा है भाभी। ये ले, ये ले, और ले तू इसी लायक काली कलमुही, ये ले मनहूसियत की निशानी। तुझे हमारी नौकरानी बनकर रहना होगा, वरना तुझे हम यूं ही बेरहमी से मारते रहेंगे। उर्वशी और मालिनी गोपी के लिए उसका जीवन नरक समान बना देते हैं। गोपी चाहकर भी किसी को अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में बता नहीं पा रही थी। एक दिन जब गोपी रात में खिड़की से भागने की कोशिश करती है, तभी मालिनी उसे पकड़ लेती है। उर्वशी, उर्वशी, जल्दी आओ यहाँ। ये देखो, ये कल्लो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसे पकड़ो। छोड़ दीजिए मुझे भाभी, मुझे नहीं रहना इस घर में। रहना पड़ेगा। अरे बाहर जाकर भी दुनिया तेरे इस काले रंग का मजाक ही उड़ाने वाली है। तेरे इस गंजे सर को देखकर तुझे गंदे बुरे ताने ही सुनने को मिलेंगे। तेरी भलाई हमारे साथ रहकर हमारी फ्री फंड की नौकरी, हाँ जी, नौकरी करने और नौकरानी बनकर रहने में ही है, समझी? लेकिन आज इसने जो हरकत की है उसके लिए तो इसे माफी नहीं मिलेगी। उर्वशी, हमें ना इसे आने वाले 10 दिनों तक तो भूखा ही रखना होगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। और आइंदा ऐसा कोई भी कदम उठाने के पहले ये एक नहीं 1000 बार सोचेगी। हाँ मालिनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उर्वशी और मालिनी दोनों गोपी को 10 दिनों तक भूखा ही रखते हैं। बेचारी गोपी उनके अत्याचार तले दबती ही जाती है। भगवान जी, आपने मुझे ही काली और गंजी क्यों बनाया? मैंने तो हमेशा से ही सबका भला और अच्छा ही चाहा है। हमेशा अपनी दोनों जेठानियों से प्यार किया है, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? जीवन भर तो दुनिया मेरे लिए नरक थी, और अब ससुराल भी। क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्यों मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ? भगवान जी। गोपी उस रात दहाड़े मारते हुए रोती है। वहीं उर्वशी और मालिनी दोनों फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। वो दोनों रोजाना डांस प्रैक्टिस करते हैं और तो और रैंप वॉक की भी प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन, भाभी, आज मैंने आप दोनों के लिए ये पराठे बनाए हैं और ये चाट भी बनाए हैं। मालिनी भाभी, ये आपका पसंदीदा है ना? इस घर में राशन क्या तुम्हारे पिताजी भिजवाते हैं परलोक से? हाँ, लेकिन क्या हुआ उर्वशी भाभी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि हम दोनों इतना ऑयली और अनहाइजीनिक खाना नहीं खाते। उसके बावजूद भी तुमने ये बनाया। इतने राशन का नुकसान किया है तो अब तुम्हारे सामान का भी नुकसान होगा। अब हम दोनों इसके सारे कपड़े जलाकर फेंक देंगे और ये अपनी इस एक ही फटी हुई साड़ी में रहेगी। हाँ, गुड आइडिया। मालिनी और उर्वशी दोनों गोपी के कपड़े लेकर आंगन में जलाते हैं और गोपी बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती।
नहीं, ऐसा मत कीजिए भाभी। ये साड़ियाँ मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दी थी, इन्हें मत जलाइए, ये मेरी माँ की धरोहर है। उर्वशी और मालिनी के फैशन शो कंपटीशन के दिन आ जाता है और तभी वो दोनों अपने चेहरे पर एक नई क्रीम लगाते हैं। ये क्रीम मुझे मेरी बुआ ने रिकमेंड की है उर्वशी, इससे हमारा चेहरा धूप की रोशनी से भी ज्यादा चमकेगा और हम फैशन शो को जीतने में और आसानी होगी। हाँ मालिनी, तुम सही कह रही हो, थैंक यू यार इस क्रीम को लाने के लिए। लेकिन उर्वशी और मालिनी जब वो क्रीम लगाती हैं तभी अगली सुबह उनके चेहरे का रंग गोरे से काला हो जाता है और वो बहुत घबरा जाती हैं। नहीं, नहीं। वो दोनों कंपटीशन में नहीं जा पाती और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गली मोहल्ले वाले भी उनका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी गोपी उन दोनों के लिए एक लेप बनाती है जिसे लगाकर वो दोनों फिर से गोरी हो जाती हैं। तभी उनकी जान में जान आती है। थैंक यू सो मच गोपी, तुम्हारे कारण हम फिर से गोरे हो गए। गोपी, हमने तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद भी तुमने हमारी मदद की। पिछले 2 दिनों में हमें सब समझ में आ गया कि तुम पर कैसे बीती होगी जब लोगों ने तुम्हारी बदसूरती का मजाक उड़ाया होगा। हमने तो बस 2 दिन में ही जिंदगी से हार मान ली, लेकिन तुम्हें सच में मानना होगा गोपी, सच में तुम्हारा मन इस दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा सुंदर है। तुम बाकियों की तरह तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप में ही अनमोल हो। गोपी अपनी दोनों जेठानियों को माफ कर देती है